हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू येट अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कैलकुलेशन के बारे में। ओके, मतलब जो आपको ये डाइपोल आपको दिख रहा है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम दिख रहा है, इस डाइपोल के जो इस मिलाने वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलरली ऊपर या फिर नीचे, परपेंडिकुलर इस लाइन के परपेंडिकुलर मिड से ऊपर पॉइंट कहीं भी ले लेंगे आप, किसी भी जगह पे पॉइंट आ सकता है, इसे इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इस पॉइंट पर कहीं पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? पहले इस डाइपोल को हम लोग क्लियर अप करते हैं। आपको पता है डाइपोल का ये पॉइंट पे एक चार्ज होगा और वही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ पर प्लेस होगा। लेट फॉर एग्जांपल, यहाँ चार्ज आपका प्लस क्यू है, सिमिलरली यहाँ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज माइनस क्यू होगा। ये डाइपोल का मिड पोजीशन है ओ। अब दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2L है। मैंने इसको एज्यूम कर लिया 2L। ओके, इट मीन्स यहां से लेकर यहां तक ये L है और फिर ये हाफ पोर्शन L है। दिस L एंड दिस L बिकम 2L। तो दिस इज द डाइपोल सिस्टम। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है। तो अब आप इस डाइपोल के मिड पोजीशन से परपेंडिकुलर ऊपर कहीं भी एक पॉइंट आप ले सकते हैं। क्लियर है? देख रहे हैं आप, इस डाइपोल के मिड से ऊपर या फिर नीचे भी परपेंडिकुलर कहीं पर भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए, लोकेट कर लीजिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने यहां पे लेट फॉर एग्जांपल लोकेट कर लिया। ये पॉइंट मुझे मिल गया। देख रहे हैं, इस डाइपोल के मिड से परपेंडिकुलर ऊपर एक पॉइंट मैंने लोकेट कर लिया। ये तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिया है इसका एक मैं पर्टिकुलर नाम डाल देता हूं, पॉइंट P। अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको एक बेसिक चीज पता होगी, जहां पर भी हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है वहां हमें एक टेस्ट चार्ज पुटअप करना पड़ता है। क्लियर है? टेस्ट चार्ज, हिंदी में परीक्षण आवेश कहते हैं। टेस्ट चार्ज जो अपने से एक चार्ज प्लेस कर दिया जाएगा इस जगह पर, Q0 प्लस Q0। सो यहाँ पे चार्ज प्लेस किया गया है प्लस Q0। इस पॉइंट P पर हमने एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया। अब स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू दिस सिस्टम। तो आप एक बेसिक नॉलेज लगाइए कि आपको इस पूरे सिस्टम से यहाँ पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप वन बाय वन प्रोसेस लीजिए। पहले इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कीजिए कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर ये चार्ज कैरी कर रहा है या फिर डेवलप कर रहा है। क्लियर है? तो इसके लिए आप स्केल से इसकी लाइन को ज्वाइन कर दीजिए ताकि इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी मिल जाए आपको। इस तरीके से ये लाइन आपने ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये प्लस चार्ज Q है और ये प्लस चार्ज Q0 है। तो जब इसकी वजह से यहाँ इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन अवे होगी, अवे टू दिस पॉइंट होगी, बाहर की तरफ होगी। चलिए उसकी हम बात बाद में करेंगे। अब सेकेंडली आप माइनस Q चार्ज की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी को जनरेट करेंगे या उसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए फिर आप इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस। ये आपका ज्वाइन हो गया। क्लियर है? अब हम इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये प्लस है, ये प्लस Q0 है, डायरेक्शन इस तरफ होगी, अवे, इस तरीके से अवे। ये दिस E1 वेक्टर में से कहूंगा, इंटेंसिटी को हम लोग E से दिखाते हैं तो E1 कहेंगे इसे। समझ में आ गया स्टूडेंट? प्लस 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 में रिपल्शन होता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन अवे है। क्लियर हो गया? यानी कि उस तरफ है। अब आप ये माइनस Q0 चार्ज देख रहे हैं, माइनस Q चार्ज देख रहे हैं और ये प्लस Q, दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो इसकी डायरेक्शन आपको इसी साइड में मिल जाएगी, टूवर्ड्स मिलेगी, इस तरीके से टूवर्ड्स मिलेगी। और इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का E2 कहेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट, तो यहाँ वेक्टर का सिंबल लगा सकते हैं आप। ये आपको समझ में आ गया? क्लियर है अच्छी तरीके से?
इस एंगल को थीटा एज्यूम कीजिए। सिमिलरली साइड बराबर है तो इधर से भी ये थीटा ही होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आपको Q और Q नॉट के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी जो कि इस तरीके से थी, ठीक है, और इसका डिस्टेंस आपका लेट कीजिए R है, तो ये आपका इस ट्राइंगल में बेस और ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा यानी कि कर्ण हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी। सिमिलरली इधर आप देख रहे हैं एल और ये डिस्टेंस आर है, तो ये सिमिलरली सेम डिस्टेंस यहां पर भी होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, जिसका बेसिक फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, Q अपॉन आर स्क्वायर होता है, जो प्रीवियस वीडियोस में आप देख चुके हो, प्रूव भी कर चुके हो, न्यूटन पर कूलम्ब। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इस E1 को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और आप लोग 1/4πε0 की जगह पर कोई एक बेसिक कोई कांस्टेंट एज्यूम कर लीजिएगा, बार बार ना लिखना पड़े। सो E इज इक्वल टू के ऐड कर लिया Q बाई आर स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूले को यूज करके हम लोग E1 और E2 को कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इस E1 की वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, प्लस Q की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टेटमेंट में स्टूडेंट लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q। तो फॉर्मूला आपका यूज होगा E1 वेक्टर के चार्ज Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है रूट में है, तो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? यानी इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। रूट आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। इक्वेशन फर्स्ट इसलिए कहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहला निकला है। सो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा इस माइनस चार्ज की वजह से पॉइंट P पर। ओके, तो ये स्टेटमेंट आप लिखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो लिखा है मैंने एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q था, अब यहां लिखेंगे माइनस Q यानी कि इसकी वजह से। स्टेटमेंट इज हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, यानी कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसकी वजह से, यानी कि इस लाइन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इस E2 की वैल्यू। क्लियर है? सो E2 वेक्टर इज इक्वल टू के चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस सेम है रूट एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसमें स्क्वायर आपका रूट को एलिमिनेट कर देगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इक्वेशन 2, बिकॉज ये इंटेंसिटी सेकंड है E2। क्लियर है? आप देख रहे होंगे कि इक्वेशन 1 E1 और इक्वेशन 2 E2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इसी वजह से मैंने देखिए इस मैग्नीट्यूड में E1 का एरो का लेंथ और E2 का एरो का लेंथ सेम बनाया हुआ है। क्लियर है? जितना लेंथ इसका ड्रॉ किया उतना ही लेंथ मैंने इसका ड्रॉ किया है, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। क्लियर है? ये मैग्नीट्यूड सेम आने की वजह से इसकी डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड में मैंने सेम दिया हुआ है। चलिए, अब दो इंटेंसिटीज कैलकुलेट होने के बाद स्टूडेंट पॉइंट P पर मुझे इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखिए ध्यान देना पड़ेगा, E1 का डायरेक्शन आपका दिख रहा है इस साइड में और E2 का डायरेक्शन इस साइड में है, तो आप इसका कॉम्पोनेंट ब्रेक कीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। चलिए, मैं इसी पेपर पे मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करता हूं और आपको समझाता हूं। सपोज ये E1 आपको E2 दिख रहा है, तो आप यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पहले ड्रॉ कर लीजिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बहुत सिंपली मेथड्स में बताऊंगा आपको। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, इस तरह से ड्रॉ कर लो आप। अब आप देख रहे हैं
कि इस E1 की डायरेक्शन इस साइड में है, तो इसको देखते हुए आप इस E1 को यहाँ पे ड्रॉ कर लो। दिस, ये E1 है, दिस इज E1। क्लियर हो गया। और सिमिलरली आपका E2 इस साइड में आ रहा है, तो इसको यहां देखकर ड्रॉ कर लो। दिस इज E2। दोनों की लेंथ सेम ड्रॉ की है क्योंकि हम देख चुके हैं कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। क्लियर है। अब आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कि ये आपका थीटा एंगल पे मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे थीटा एंगल दे सकते हैं। कंपोनेंट ब्रेक करना है तो आपको एक बेसिक चीज पता होगी कि जिसके साथ, जिस लाइन के साथ थीटा एंगल सबटेंड होता है वहां पे E1 का कॉस फैक्टर आएगा, यानी कि कॉस का कंपोनेंट आएगा। तो इस लाइन के ऊपर में इसका कंपोनेंट E1 कॉस थीटा आएगा, और इसी के परपेंडिकुलर 90 डिग्री में ऊपर की तरफ ये देखो, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट E1 साइन थीटा आ जाएगा। अब ये आपने E1 के लिए किया तो सिमिलरली ये E2 के लिए भी जनरेट होगा। क्लियर है। तो ये आप देख रहे हो कि ये एंगल यहां से थीटा है, तो ये E2 कॉस थीटा कंपोनेंट इसके ऊपर आएगा। क्लियर हो गया। और इसके ऊपर यानी कि वर्टिकली E1 E2 साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, ये पॉइंट आपका कौन सा पता चल रहा है आपको? ये वही पॉइंट है P जिसके ऊपर सारा एक्शन ऑफ मोड हो रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसी पॉइंट को लिया हुआ है। इस पूरे फिगर को, जो इतना पोर्शन आप फिगर देख रहे हैं, इसको मैंने एक तरीके से मानिए जूम करके यहाँ पे बनाया हुआ है। क्लियर हो गया। दोबारा देखिए, E1 दिस, E2 दिस, बाय दिस एंगल मैंने यहाँ थीटा ले लिया। बेसिक रूल क्या है कि जिस चीज का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, ठीक है, और जिसके साथ वो थीटा एंगल बनाता है वो कॉस का फैक्टर लेता है, कॉस कंपोनेंट लेता है, कॉस कंपोनेंट, और ठीक 90 डिग्री में वो साइन ले लेगा। तो समझ में आ गया आपको यहाँ पे कॉस क्यों आया और इसमें साइन क्यों आया। सिमिलरली मैंने कॉस इसका ले लिया, E2 कॉस और E2 साइन। क्लियर है। अब इस कंपोनेंट को ध्यान से स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, ध्यान से इस कंपोनेंट्स को देखिए। चार कंपोनेंट ब्रेक हुए मेरे, E1 साइन, E2 साइन थीटा, दोनों को देख रहे हैं। दोनों कंपोनेंट अपोजिट हैं, दोनों कंपोनेंट अपोजिट हैं और इक्वल भी हैं। कैसे इक्वल है? मैंने अभी अभी आपको कैलकुलेशन में दिखाया था कि E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू सेम है। क्लियर है। तो जब E1 का और E2 का वैल्यू सेम है तो दोनों में साइन भी ऐड है, तो ये डेफिनेट है कि इन दोनों का वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड बराबर है। और बराबर होने की वजह से स्टूडेंट चूंकि अपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो मैंने यहाँ स्टूडेंट लिख दिया, ड्यू टू अपोजिट एंड इक्वल कंपोनेंट, दोनों इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा कैंसल्ड हो जाएंगे। दिस कंपोनेंट विल बी कैंसल्ड, इसको कोई यूज इसका नहीं आएगा हमारे कैलकुलेशन में। चलिए, अब आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो गए। सेकेंड कंपोनेंट देखिए कि इस E1 का कंपोनेंट भी इसी लाइन पर है और इस E2 का भी कंपोनेंट इसी लाइन में है, यानी कि सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये अपोजिट थे तो हट गए और ये सेम है तो एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। सो ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, ड्यू टू सेम डायरेक्शन ऑफ एक्शन लाइन। आप देख रहे हैं कि E1 कॉस और E2 कॉस का सेम डायरेक्शन ऑफ एक्शन लाइन है, सो E1 cos theta and E2 cos theta will be added, ये दोनों जुड़ जाएंगे, एडेड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सेम डायरेक्शन। और E1 साइन और E2 साइन कैंसिल हो गए ड्यू टू अपोजिट एंड इक्वल। ठीक है, तो दो कंपोनेंट आपके कैंसिल हो चुके हैं, दो कंपोनेंट आपके ऐड होके आपको फाइनल आपको इंटेंसिटी दे देंगे यहां पर। सो स्टूडेंट, ये क्लियर हो चुका है आपको। दोबारा बता रहा हूँ, ये दोनों कंपोनेंट ब्रेक जो हुए थे ये कैंसिल हो चुके हैं और ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सेकंड पेज पर अब आपको फाइनली इसको हम ऐड करके देखते हैं कि क्या हमारा इंटेंसिटी फाइनली आ रहा है। ठीक है, तो E1 साइन E2 साइन का कोई मतलब नहीं है, E1 कॉस E2 कॉस को ऐड करके इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ लिख दिया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो E इज इक्वल टू जो
फाइनल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। क्लियर है? E1 cos थीटा, E2 cos थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। अब हमें cos थीटा कॉमन ले लेना चाहिए और E1 और E2 की जो वैल्यू निकाली गई है उसे पुट अप करना चाहिए। नाउ टेकिंग कॉमन cos थीटा, E1 vector plus E2 vector cos theta. Now placing the value of E1 and E2. E1 और E2 की वैल्यू मैं आपको एक बार स्टूडेंट्स और दिखा देता हूं जो मैंने अभी ही आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। E1 इज इक्वल टू दिस के क्यू बाई दिस एंड E2 के क्यू बाई दिस। दोनों आप देख रहे वैल्यू सेम है हमारी, ठीक है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। और इन्हीं दोनों वैल्यूज को मैं उस पर पुट अप कर देता हूँ कैलकुलेशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट। सो E1 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस E2 सेम वैल्यू थी के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इन ब्रैकेट। और ये है कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा जो यहाँ पे है बेस बाय हाइपोटेनियस फॉर्मूला है, यानी कि बेस का मतलब जो स्टूडेंट आधार होता है और हाइपोटेनियस मींस कर्ण। तो इस फिगर में आप दोबारा देख लीजिए कि बेस आपका क्या है, एल है। अगर आप इस ट्राइंगल को लेते हो तो एल ही दिख रहा है, हाइपोटेनियस आपका रूट में वाला पोर्शन। अगर आप इस ट्राइंगल को भी लेते हो तो बेस आपका सेम ही आ रहा है और हाइपोटेनियस भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो बेस क्या ले रहे हैं, एल। ठीक है, दिस एल बेस, और हाइपोटेनियस में आपका आ जाएगा रूट वाला पोर्शन, यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। क्लियर है? अब इस पेपर का मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सारी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हो चुका है। इसको मैं करता हूं साइड और अब करते हैं इसका कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए ये देख रहे हैं दोनों पोर्शन आपका सेम है, तो सेम होने के बाद ये ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि के टू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इन ब्रैकेट, और बाहर आपका है एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हो गया स्टूडेंट्स? और प्रीवियस वीडियोस में आपको मैंने बता रखा, आई बटन में मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसे मैं कहता हूं P, ये होता है 2QL। क्लियर है? अब आप ये देखिए कि यहाँ 2 भी है, Q भी है, L भी है कैलकुलेशन में, तो 2QL को मैं एलिमिनेट करके क्या कर दूंगा, P। सो के 2QL एलिमिनेट हुआ अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला और बन जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि P अपॉन, और आर स्क्वायर एल स्क्वायर और आर स्क्वायर एल स्क्वायर, इसका पावर में देख रहे हैं कि 1/2 है और इसका पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, बिकॉज 1/2 इसका और 1 जुड़ के हो जाएगा 3/2। क्लियर हो गया? अब स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि L क्या है, तो इस फिगर को दोबारा उठाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि 2L, ये लिखा हुआ 2L, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है, बहुत ही स्मॉल। तब ये L है, अगर ये 2L है तो ये L है, तो और स्मॉल हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ L नहीं है, L स्क्वायर है। तो जब किसी भी स्मॉल क्वांटिटी पे स्क्वायर पावर्स वगैरह आते हैं तो और छोटा हो जाता है, और मतलब इतना छोटा हो जाता है कि वो कैलकुलेशन में लेने का उसका कोई मतलब नहीं है। सो एल स्क्वायर इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। समझ में आ गया आप लोग को? क्योंकि 2L ऑलरेडी स्मॉल था, L हुआ स्मॉल है, स्क्वायर लगने की वजह से वो इतना स्मॉल हो गया कि इट कांट बी टेकन इन द कैलकुलेशंस। सो हम एल स्क्वायर को अब नेग्लेक्ट कर देंगे या उसको कैलकुलेशन में ड्रॉप कर देंगे। सो मैंने यहां लिख दिया स्टूडेंट, एल स्क्वायर इज द नेग्लिजिबल क्वांटिटी, सो एल स्क्वायर इज अ ड्रॉप, इसको लेंगे ही नहीं। तो अब आपके पास फाइनली स्टूडेंट्स बचेगा क्या, ई चल रहा था मेरा, तो मैं इसको लिखता हूं ई, जो कि हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, के पी डाइपोल मोमेंट है पी। अब एल स्क्वायर लेना ही नहीं है तो एर स्क्वायर का पावर होगा आपका 3/2, जिसमें ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब आपके पास बचेगा। और के की वैल्यू मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दी थी कि एज नॉर्मल 1/4πε0 के पी बाई आर क्यूब। क्लियर हो गया स्टूडेंट?
तो यानी कि इंटेंसिटी जिसकी हम बात कर रहे थे वो इंटेंसिटी हमारा आ गया फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P by R cube. P by R cube. This is the final expression of electric field intensity at इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि इस डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन में इस पॉइंट पर जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हो रही है स्टूडेंट्स, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P by R क्यूब। और इसकी डायरेक्शन देखिए, ध्यान दीजिएगा इसके, अब चूंकि ये ई वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन लेना पड़ेगा ना। तो डायरेक्शन आप देखिए यहाँ पे इस साइड आ रहा है ना, तो यहां पर आप डायरेक्शन दे सकते हैं इस तरीके से। क्लियर हो गया? ये है आपका फाइनल डायरेक्शन। ओके, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P by R क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका डायरेक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया, यही बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। तो स्टूडेंट ई वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और इसमें डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल दिया और डायरेक्शन आपको इधर मिल रही है। क्लियर है? थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछता है। आप देख रहे हो ये प्लस है, ठीक है, और ये माइनस है। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन आपको पता है ना, माइनस से प्लस की ओर होता है, जिसको पी कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आई बटन मिल जाएगा। तो P यानी कि डाइलेक्ट्रिक मोमेंट है वो माइनस से प्लस की ओर है, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं हिंदी में मोमेंट। तो इसकी डायरेक्शन इस साइड में आ रही है और इंटेंसिटी देखिए उस साइड में आ रही है, यानी कि अपोजिट है। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज पर डाइपोल मोमेंट। तो आंसर आपका आएगा स्टूडेंट्स अपोजिट, यानी कि E की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन अपोजिट होती है। P आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है और E आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर एग्जामिनेशन।